बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू, आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है रीमन हेल्थ को हमने कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा हम रीमन की हेल्थ को हमने कैसे जज करना है, उसको हमने कैसे चेक करना कि रीमन की हेल्थ ठीक है या आया उसमें कोई मसला है, उसकी रीमन की पीएच में मसला, तो उसको हमने कैसे जज करना है। अच्छा, हमने जो रीमन की हेल्थ को मैनेज करना है, मैनेजिंग दी रीमन हेल्थ, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अंडर। उसमें आ जाती है रीमन की पीएच आ जाती है, उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी आ जाती है, क्लीन एंड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। उसके बाद आ जाती है कि च्यूइंग द कड एंड रुमिनेशन, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्टिव फाइबर, ये आ जाते हैं। उसमें जो रीमन की हेल्थ को हमने मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, उसमें ये टॉपिक्स आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आएगा हमने इंडिकेटर्स ऑफ रीमन हेल्थ, उसको हमने कैसे करना, तो वो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि मैनेजिंग द रीमन हेल्थ, उसमें फ़र्स्ट आ जाएगा पीएच। पीएच के ऊपर बात का हम करते हैं कि रीमन की जो नॉर्मल पीएच होनी चाहिए वो तकरीबन 6.2 से 7 होनी चाहिए। मतलब 6.2 स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल तक एक जो हेल्दी रीमन है उसकी जो पीएच है वो 6.2 से 7 होनी चाहिए। तो ये हमने नॉर्मल एक रीमन को पीएच प्रोवाइड करनी है जो एक हेल्दी रीमन की पीएच होनी चाहिए। अच्छा, अगर रीमन की पीएच स्लाइटली एसिडिक से कम होना स्टार्ट हो जाती है, जो हम 6.2 की बात करते हैं, अगर रीमन की पीएच 6.2 से डिक्लाइन करती है, मतलब टुवर्ड्स एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे जो फाइब्रोलिटिक बैक्टीरिया है या फाइबर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं रीमन के अंदर, तो उनका जो मतलब जो काम होता है, जो फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, उनका जो वर्क होता है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये मतलब पीएच 5.4 तक चली जाती है, अगर रीमन की पीएच 5.4 तक चली जाती है, तो रीमन के अंदर जो फाइबर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया या फाइब्रोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके नतीजे में रीमन में एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम रीमिनल एसिडोसिस कहते हैं। तो एक नॉर्मल रीमन की पीएच को हमने मेंटेन करना है 6.2 से 7 तक, ये हम होनी चाहिए। ये हम उसको डिफरेंट बफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे भी जो रीमन की पीएच मेंटेन होती है एक बैलेंस डाइट से। वो साथ हम उसको जो उसका फाइबर पोर्शन है, एनडीएफ का पोर्शन जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, अगर हम फाइबर उसको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, उसको जो रिक्वायर्ड पोर्शन होता है फाइबर का 28 से 34% तक या तकरीबन 38% तक भी चला जाता है एनडीएफ, तो ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर फाइबर का पोर्शन 28 से कम होगा तो जो रीमन की पीएच है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल जो रीमन है उसकी हम छोटी सी उसकी समरी बना लेते हैं कि अगर एक रीमन है तो उसका अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो एक नॉर्मल रीमन का जो टेम्परेचर है वो 37.5 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में पानी भी होता है। और उसके अंदर दूसरी हम बात करें पीएच की, वो 6.2 से 7 तक होती है। और उसमें जो इन्वायरमेंट है एनारोबिक है या एरोबिक है, उसमें इन्वायरमेंट होती है एनारोबिक। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन फ्री होती है। इट्स अ बिग बैट ऑफ फर्मेंटेशन, रीमन में फर्मेंटेशन होती है, ये एक इन्वायरमेंट है फर्मेंटेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि रीमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो किस तरह के होते हैं, कौन उसकी टाइप्स क्या होती हैं। रीमन में 3 तरह के माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उसमें आ जाते हैं प्रोटोजोआ, फंजाई और बैक्टीरिया, ये रीमिनल माइक्रोफ्लोरा होते हैं। अच्छा, पीएच के बाद आ जाती है कार्डी च्यूइंग एंड रुमिनेशन। अच्छा, जब एनिमल रुमिनेशन करता है या मतलब जो उसका कट होता है उसको च्यू करता है, तो उसके नतीजे में एक दिन में एक अडल्ट को में 100 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा जो होता है 100 लीटर सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग रुमिनेशन, ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ कट, तो उससे 100 लीटर ऑफ जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो वो एज अ नेचुरल बफर एक्ट करता है, उसके साथ मिनरल्स होते हैं कुछ, और जो तीसरी उसमें जो है उसका फंक्शन वो मतलब एक वाटर की अवेलेबिलिटी करवाता है रीमन में, जो रीमन की हेल्थ को
मेंटेन करवाता है। ये मतलब एक तो बफ़र आ गया, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, बफ़र आ जाते हैं, नेचुरल बफ़र्स जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और उसके अलावा रिमन को ये मतलब पानी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिमन की हेल्थ और रिमन की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। च्यूइंग के बाद आ जाती है, च्यूइंग एंड रिमिनेशन के बाद आ जाती है क्लीन एंड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। अच्छा, अगर तो क्लीन और फ्रेश वाटर आप प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, तो वो भी एक रिमन की हेल्थ को मेंटेन करने में, उसकी हेल्थ को बेहतर करने में अहम रोल प्ले करता है। तो एक फ़्रेश वाटर की अगर उसमें आ जाती हैं कि एक नॉर्मल जो काऊ है, अडल्ट काऊ है मिल्किंग, तो 100 से 150 लीटर्स जो वाटर वो कंज्यूम करती है डेली। तो जब एक एनिमल मतलब फ़्रेश वाटर उसको हम देते हैं, तो उसकी वजह से उसके रिमन की पीएच और उसकी हेल्थ मेंटेन होती है। अगर हम एक एनिमल को वाटर प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें साल्टी है या उसमें कोई मतलब डर्टीनेस है या उसका फ्लेवर ठीक नहीं है या उसका टेस्ट ठीक नहीं है, तो एनिमल की जो वाटर कंजप्शन है वो अफेक्ट होगी। तो वाटर कंजप्शन अफेक्ट होगी तो उसकी वजह से जो रिमन की पीएच है, रिमन की जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नॉर्मली जब एनिमल मिल्किंग से मतलब वापस जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, तो उसको हमने फ्रेश एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, ताकि उसके रिमन की पीएच और उसकी जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा तो उसकी वजह से रिमन की पीएच जो है वो हेल्दी होगी। अगर एनिमल पानी कम कंज्यूम करता है, उसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। उसमें वाटर की जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, या उसमें जो उसका टेस्ट है वो साल्टी है, उसका टीडीएस लेवल है वो मतलब 1000 से कम होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो रिमन की पीएच है वो डिस्टर्ब होगी और एनिमल की इनटेक भी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से रिमन पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाता है इफेक्टिव फ़ाइबर। हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो रिमिनेंट्स को हम लॉन्गर फीड पार्टिकल्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिनका जो साइज़ है वो तकरीबन मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होना चाहिए फ़ाइबर का। तो फ़ाइबर जो हम उसको दे रहे हैं एनिमल्स को, तो उसका क्या फ़ायदा होता है एनिमल की जो रिमन की हेल्थ को मेंटेन करने में, उसकी पीएच को मेंटेन करने में जो रोल प्ले करते हैं जो रिमन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो फाइबर की वजह से एनिमल चूइंग करता है, तो चूइंग की वजह से एनिमल में उसमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो सलाइवा एज अ बफर एक्ट करता है। तो जितनी ज़्यादा चूइंग कड होगी उतना ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वजह से जो रिमन की इन्वायरमेंट है वो मतलब स्लाइटली एसिडिक 6.2 से 7 तक उसकी जो मेंटेन होगी। तो अगर हम उसको फ़ाइबर कम देते हैं, तकरीबन नॉर्मली एक एनिमल को फ़ाइबर जो उसका एक डाइट का जो फ़ाइबर होता है वो तकरीबन 28 से 34 या 38% तक हम उसको फ़ाइबर देते हैं, ताकि उसकी वजह से एनिमल प्रॉपर रिमिनेशन स्टार्ट करे। रिमिनेशन की वजह से उसमें प्रॉपर सलाइवा प्रोड्यूस होगा। तो सलाइवा प्रोड्यूस होने की वजह से जो एनिमल के रिमन की जो पीएच है वो मतलब नॉर्मल होगी, तो उसकी वजह से रिमन की जो हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। उसके बाद आ जाती है कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जो एनिमल्स को, जो रिमिनेंट्स को, जो एक काऊ है हमारे पास, उसको जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो हम उसको उसकी डाइट दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर उसका जो डाइट का एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और हम उसको एक कांस्टेंट सप्लाई मतलब एक न्यूट्रिएंट्स की हमने उसको कांस्टेंट सप्लाई देनी है, ताकि जो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा है उसको भी प्रॉपर एक उसकी जो डाइट है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा अडाप्ट हो जाता है उस फीड का जो हम उसको दे रहे होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का। तो हमने उसको कांस्टेंट सप्लाई देनी है न्यूट्रिएंट्स की और कंसिस्टेंट देनी है। और किसी भी डाइट की हमने जो चेंजिंग है वो हमने सडनली नहीं कर देनी, उसको हमने कंसिस्टेंट रखना है। अगर हमने सपोज़ किसी भी मतलब न्यूट्रिएंट्स की या किसी फोडर की हमने उसको सप्लाई हमने यकदम नहीं चेंज करनी, अगर हमने चेंज करनी है तो हमने ग्रेजुअली स्लोली उसको चेंज करनी है, ताकि रिमिनल माइक्रोफ्लोरा उस चीज़ का जो हम एडिशनल हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, एडिशनल देना चाह रहे हैं, तो उसकी जो डाइजेशन के हिसाब से वो अडाप्ट हो जाए। अगर हम उसको सडनली चेंज कर देते हैं तो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हम उसको न्यूली चीज़ ऐड कर रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का इतना आदी नहीं होता, तो उसकी वजह से जो रिमन का फंक्शन है, उसका जो रिमन का जो माइक्रोफ्लोरा वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो रिमन की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो तकरीबन नॉर्मली एक रिमन माइक्रोफ्लोरा को एडजस्ट होने में तकरीबन 4 से 5 वीक्स लगते हैं। एक किसी भी डाइट के मतलब हवाले से अगर हम बात कर लें, तो हमने उसको इस तरह
चेंज करना कि हमने ग्रेजुअली उसको चेंज करते जाना, ताकि जो रिमन और माइक्रोफ्लोरा के ऊपर ना तो मतलब बर्डन पड़े और वो आस्ता आस्ता उसके ऊपर आदी भी हो जाए, उसके जो डाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तरह हमने उसकी जो रिमन की जो इन्वायरमेंट है वो हमने करनी है कि उसको हमने कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिमन की हेल्थ को हमने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी रिमन। हेल्दी रिमन के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि रिमन की हेल्थ अच्छी है, रिमन की पीएच भी अच्छी है, रिमन सही तरह से काम कर रहा है। तो उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। मिल्क एंड इट्स कंपोजिशन। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मैन्योर एनालिसिस। हम मैन्योर को भी हम मैन्योर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि जो रिमन की हेल्थ है वो अच्छी है या उसमें कोई मसला वगैरह है। उसके बाद आ जाती है कि नंबर ऑफ़ कोज रिमिनेटिंग, मतलब अगर एक हमारे पास हर्ड है तो उससे हमने अंदाज़ा लगाना है कि कितनी काउज़ होनी चाहिए, मतलब अगर टोटल हर्ड है तो उसमें कितने % काउज़ होनी चाहिए वो रिमिनेट कर रही हूँ। मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स कंपोजिशन, अगर हम अगर एक एनिमल का, एक काऊ का जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसका रिमन अच्छा है तो उसकी वजह से एट द एंड जो हमें आउटपुट मिलनी है इन फॉर्म ऑफ मिल्क एंड इट्स कंपोजिशन, उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो उसकी मतलब अगर हम मिल्क की क्वालिटी के ऊपर बात करें और क्वांटिटी की बात करें, अगर रिमन हेल्थ अच्छी है, अगर हम उसको बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो वो इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन मिल्क और उसकी क्वालिटी वो हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि रिमन की हेल्थ अच्छी है। अगर सपोज़ एक काऊ है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है और उसके अलावा उसकी जो मिल्क फ़ैट है वो अगर सपोज़ हम बात करते हैं 3.5 है, अच्छा 3.5 नॉर्मल है, तो अगर 3.5 से कम हो जाती है, ठीक हो गया, तो उसमें सपोज़ के कोई एसिडोसिस का मसला है, तो एसिडोसिस की वजह से मिल्क फ़ैट कम हो गई है या उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, तो ये हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर रिमन हेल्थ का। अगर तो रिमन हेल्थ अच्छी है तो हमें जो एट द एंड प्रोडक्ट आउटपुट मिलनी है मिल्क की फॉर्म में, उसकी प्रोडक्शन की फॉर्म में और उसकी क्वालिटी के फॉर्म में, तो वो हमें अगर तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, उसमें क्वालिटी भी अच्छी है, फ़ैट भी अच्छी है, उसमें प्रोटीन भी अच्छी आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि रिमन की हेल्थ अच्छी है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉज, नंबर ऑफ़ कॉज रिमिनेटिंग, ये भी एक इंडिकेटर है। अगर हमारे पास एक हर्ड है 100 का, तो जब एनिमल रेस्टिंग में हो तो रेस्टिंग में 50% जो हर्ड है मतलब रिमिनेशन में होना चाहिए, रिमिनेशन कर रहा हो 50%। अगर 100 काउज़ हैं जब वो रेस्ट कर रही हो तो उनमें 50 काउज़ रिमिनेट कर रही हो, तो ये एक रिमन की हेल्थ का इंडिकेटर है। मैन्योर एनालिसिस की वजह से उसका जो कंसिस्टेंसी होगी मैन्योर की, तो उसकी वजह से हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक मतलब वेल फॉर्म्ड पैट बना हुआ है, मतलब मैन्योर का जो उसका जो फीसिस हैं एक काऊ के, उसमें एक पैड बना हुआ है, उसके सेंटर में एक डिंपल बना होगा, तो वो एक मतलब नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल फीसिस की, एक काऊ के नॉर्मल फीसिस की या नॉर्मल उसका जो मैन्योर है, तो वो एक वेल फॉर्म्ड पैड एंड डिंपल इन सेंटर। उसके सेंटर में एक डिंपल बना होगा। तो अच्छा, अगर उसकी जो कंसिस्टेंसी है मैन्योर की वो है हार्ड एंड फिरम, अगर तो हार्ड एंड फिरम उसकी कंसिस्टेंसी है तो उसके जो डाइट है काऊ की, उसमें जो फाइबर है एनडीएफ का पोर्शन है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो तो मतलब फीसिस का कंसिस्टेंसी है, उसके मैन्योर की जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड एंड फिरम होगी। अच्छा, अगर कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल लूज़ है, वाटरी है, जिसे हम डायरिया कह सकते हैं, डायरिया की कंडीशन में, तो उसमें आ जाता है कि अगर उसमें फ़ाइबर का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम होगा, उसमें सपोज़ प्रोटीन है या स्टार्च है, मतलब वो ज़्यादा होगी, उसमें प्रोटीन हो सकती है ज़्यादा या उसमें स्टार्च ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें फ़ाइबर अगर हम कम दे रहे हैं 28% से एनडीएफ हम अगर उसको ज़्यादा कम दे रहे हैं, मतलब अगर उसका जो फाइबर है वो हम उसकी डाइट में कम दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका जो फीसिस है वो वाटरी, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो वाटरी होगी। अच्छा, अगर एक फीसिस में मतलब काऊ के मैन्योर में या फीसिस में एक तो उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है, उसमें साथ में उसमें बबल्स फील हो रहे हैं, बबल्स हैं,
तो वो हाइंड गट फर्मेंटेशन, मतलब स्टार्च की हाइंड गट में फर्मेंटेशन होती है, तो उसकी वजह से जो बबली अपीयरेंस आती है मतलब फीसिस में। अच्छा, ये आ गया हाइंड गट फर्मेंटेशन की वजह से। अच्छा, अगर फीसस में म्यूकस आ रही है या उसके डायरिया में म्यूकस आ रही है, तो उसकी जो एक तो उसके रिमन में और उसकी इंटेस्टाइन में एसिडोसिस है। मतलब एसिडोसिस की वजह से, रिमनल एसिडोसिस की वजह से जो मतलब अगर एसिडोसिस है रिमन में, अच्छा पीएच कम होने की वजह से इंटेस्टाइन में या रिमन में जो उसकी जो एपिथेलियम होती है उसकी स्लफिंग हो जाती है। तो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें रिमन में एसिडोसिस है। सब एक्यूट रिमिनल एसिडोसिस के केसेस में भी स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम आती है फीसिस में। अगर फीसिस में ग्रेन्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका मकसद ये होगा कि जो एनडीएफ का पोर्शन है या फाइबर की एक तो की डाइट में वो कम है, क्योंकि जो ग्रेन्स हैं उनका स्टे टाइम रिमन में कम हो जाता है। अगर रिमन में प्रॉपर स्टे नहीं करता तो उसकी डाइजेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से जो सच ग्रेन्स होते हैं वो मतलब फीसस में आ जाते हैं। तो वो हम अगर उसको एनडीएफ का पोर्शन कम दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसका स्टे टाइम कम हो जाता है। अच्छा, जो लास्ट इंडिकेटर्स है हेल्दी रिमन का वो है बीसीएस, बॉडी कंडीशन स्कोर। ये पूरे हर्ड की न्यूट्रिशन का एक इंडिकेटर है। अगर हम उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट दे रहे हैं और एनिमल का जो रिमन है उसकी हेल्थ अच्छी है, तो एनिमल की एट दी एंड उसकी बॉडी, उसका स्टेचर वो हमें प्रॉपर नज़र आएगा। उसमें जो उसका बॉडी का स्कोर है वो हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि उसके रिमन की हेल्थ अच्छी है या बुरी है, या उसको हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो बैलेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा एक इंडिकेटर है पूरे हर्ड की एक बीसीएस का। तो 1 से 5 का नंबर होता है, तो उसमें 3.5 अगर एनिमल्स का बीसीएस है तो वो एक बेस्ट इंडिकेटर है कि उसमें जो हर्ड की न्यूट्रिशन है, हर्ड की जो हेल्थ है और एनिमल्स की जो रिमनल हेल्थ है वो अच्छी है। तो उसकी वजह से वो इंडिकेट कर रहा है कि एनिमल की हेल्थ, उसके रिमन हेल्थ अच्छी है। अगर